वेलकम टू द यूनियन आईएएस। सभी लोग पेपर कर लिए होंगे। अब जैसे जल्दी से इसका आंसर बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम सभा के औपचारिक रूप से उल्लेख किया, सही बात है। और 73वें संशोधन द्वारा जो है ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, सही बात है। तो व्याख्या थोड़ा ना करेगा, और दोनों बात सही है, लेकिन व्याख्या इसकी वजह से ये थोड़ा ना है, इसका कारण थोड़ा ना वो है। दूसरा परामर्श से राज्यपाल, ये गलत हो गया। ये बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। अब जरा चलिए आगे चला जाए। 4 नंबर, पूरे देश में स्थानीय सरकारों के ढांचे में समानता लाना, सही बात है। राज्य के राजस्व से निधि के नियमित और समुचित प्रवाह को सुनिश्चित करना, सही बात है। तीसरा नंबर लिखा है नियमित अंतराल पर सरकारों का समुचित निर्वाचन कराना, एकदम सही बात है। शहरों के प्रबंधन और विकास के लिए एकल एकीकृत अधिकरण बनाने की थोड़ी बात की गई है। ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट। 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा ना। अब यह चलिए 5वां नंबर, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कर सकता है? इसमें जितना लिखा है सब उपबंध कर सकता है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा कौन सा उपबंध कर सकता है? तो जितना लिखा है सब कर सकता है। इसका सब आंसर होगा 1, 2, 3, सभी आंसर सही है। अब जरा चलिए, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया, कहां पर? राजस्थान। कहां पर? तो राजस्थान ठीक लगाइए। आगे चलिए, 73वां संविधान संशोधन विधेयक किसकी सरकार ने पेश किया था? बोला था ना, पीवी नरसिंह राव साहब। और राष्ट्रपति कौन था? शंकर दयाल शर्मा साहब। आगे चलिए, मिला लिए होंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति 57(3), फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 4, फिर इसके बाद जीवीके राव समिति, तो जीवीके राव समिति क्या हो गया? 2, फिर एलएम सिंघवी समिति क्या हो गया? 1। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी हो जाएगा ना। और फिर चलिए जरा सा आगे, 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है? तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण, बताया था ना, पिछड़े वर्ग का आरक्षण। आरक्षण में 3, महिलाओं का जो आरक्षण है वह जो है संविधान में लिखा गया है। महिलाओं का आरक्षण जो है संविधान में लिखा गया, न्यूनतम 1/3। राज्य चाहे तो कानून बनाकर जो है ज्यादा कर सकते हैं, जैसे बिहार में, उत्तराखंड में। और फिर जो SC ST का आरक्षण है राज्य में जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। और फिर पिछड़े वर्ग का आरक्षण जो है इसके लिए राज्य सरकार कानून बना सकता है। अब जैसे चलिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान है पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति का, एकदम सही। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, सही है। विषयों की एक पृथक सूची का, सही बात है। विषयों की अभी तो व्यवस्था है 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय, और 74वें संविधान संशोधन में बोलिए 18 विषय। केंद्र में पृथक से मंत्रालय बनाने का, केंद्र में पृथक से मंत्रालय बनाने का कहां बात है? 1, 2, 3 लगाइए। अशोक मेहता समिति की सिफारिश की थी, किस चीज का? मंडल पंचायत की स्थापना, मंडल पंचायत की स्थापना की। आगे चलिए, इसमें मिला लिए होंगे तो, अरे भाई 73वां संविधान संशोधन राज्य वित्त आयोग, पहले एक कन्फर्म मिलाइए। ये बताइए 74वें संविधान संशोधन में ही तो नगर परिषद की बात होगी। ये हो गया 3, तो बी का 3 हो गया। बी का 3 तो 2 दिया है, ए का 2 तो कन्फर्म ही होगा। और सी का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 1। और फिर ये हो गया पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति, एलएम सिंघवी ने कहा था 4। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी। बी फॉर बॉम्बे। इसी प्रकार से पंचायती राज प्रदान करता है तो ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, भाई ये थोड़े ना आंसर होगा, ये सब तो ऐसे फर्जी लिखा है। अब जैसे चलिए आगे, इसमें जो है 14 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जन्मदाता कौन? भारत में जन्मदाता कौन? एसके डे। एसके डे, भारत में जन्मदाता कौन है? एसके डे।
फिर जैसे चलिए, भारत में 73वां पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। तभी तो पंचायती दिवस मनाया जाता है। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अब चलिए, मैं आप लोगों को 73वां संविधान संशोधन बताया था। अब हम लोग थोड़ा सा जो है 74वां संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन में जो है हम लोग को देखिए दो तरह की तीन तरह का बात पढ़ना है। पहले तो इसका सामान्य पहलू पढ़ना है, सामान्य पहलू पढ़ना है। फिर इसके बाद सामान्य पहलू के बाद जो है इसमें जनता की जनता की सेवा करने वाली संस्था, और तीसरा चीज पढ़ना है विकास के लिए संस्थाएं। तो 74वां जो संविधान संशोधन है उसमें हम लोग को एक पढ़ना है सामान्य पहलू, दूसरा पढ़ना है जनता की सेवा करने वाली संस्था, और तीसरा पढ़ना है विकास के लिए संस्थाएं। तो देखिए, सामान्य पहलू में ऐसे समझिए कि भारत में नगरीय शासन की जो शुरुआत हुई है कानूनी रूप से जो है 1687 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास शहर के लिए जो नगर निगम संस्था बनाया गया था, वहीं से जो है नगरीय शासन की शुरुआत मानी जाती है आधुनिक काल में। इसका मतलब कोई पूछे कि नगरीय शासन की शुरुआत कहां से, तो मद्रास। और दूसरा चीज समझिए, जो 1793 का जो एक्ट आया, तो मद्रास के साथ कलकत्ता, मुंबई में भी नगर निगम की स्थापना कर दी गई। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले मद्रास में, फिर कलकत्ता और बॉम्बे में, मुंबई में। फिर आप जानते हैं कि 1919 का जो अधिनियम आया, उस 1919 के अधिनियम में पहली बार जो है नगरीय शासन के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान किया गया। इसी में आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि नेहरू जी, पटेल साहब, टंडन साहब, ये लोग जो है सुभाष चंद्र बोस साहब, ये लोग नगर पालिका के जो अध्यक्ष चुने गए थे। आपको ध्यान होगा कि ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। मैं आप लोगों को उस दिन बताया था जब पंचायती व्यवस्था का जब विकास पढ़ा रहा था, मैं बताया था कि जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो बनाया गया था 1989 में, वो जो है पंचायत से संबंधित था। और जो 65वां संविधान संशोधन जो विधेयक बनाया गया था, एक तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक बनाया गया था जो पारित नहीं हुआ था, उसे बताया था कि लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया। तो ये जो 64वां संविधान संशोधन जो विधेयक बनाया गया था वो पंचायती व्यवस्था से संबंधित था, पंचायती व्यवस्था। और 65वां जो संविधान संशोधन जो विधेयक बनाया गया था वो नगर निकाय से संबंधित था, पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। ये भी बात ध्यान रखिए। तभी तो फिर जो है मैं उस दिन समझाया था कि 64वां जब पारित नहीं हुआ तो फिर 73वां संविधान संशोधन, और फिर इसकी जगह पर 74वां संविधान संशोधन, और फिर इसके बारे में सब लिखा था। तो ये सब भी चीज ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आता है। फिर मैं बताया कि थोड़ा सा जो उसका विकास क्रम है वो तो मैं उस दिन बताया था, सेम है, उसको अलग से जरूरत नहीं है। आप लोग जो है कमेंट करके लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि जरूरत होगा तो मैं अवश्य इसको दोबारा फिर बोल दूंगा। जहां किसी को नहीं समझ में आया होगा एकदम बोलिएगा, दोबारा बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसमें जो दूसरा चीज हम लोग को पढ़ना है कि जनता की सेवा करने वाली संस्था, जनता की सेवा करने वाली संस्था। तो जनता की सेवा करने वाली जो संस्था है उसमें जैसे नगर पंचायत एक संस्था है, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत का मतलब होता है कि यह संक्रमणकालीन स्थिति से पैदा होता है, ट्रांजिशनल जो एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र से जो है नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन से बनता है। और सामान्यतः 10,000 से 20,000 के बीच जनसंख्या होती है। यहाँ पर जानते हैं कि नगर पंचायत का एक अध्यक्ष होता है जिसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और यहाँ वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। और जो अध्यक्ष और वार्ड मेंबर होते हैं मिलकर जो समिति बनती है वही जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। इस तरह से नगर पंचायत जो है नगर निकाय की संस्था है। दूसरी जो संस्था है
उसको हम लोग बोलते हैं नगर पालिका आबलिक नगर परिषद, उसी को नगर पालिका भी बोलते हैं, नगर परिषद भी बोलते हैं। इसी को उपनगरीय निकाय भी बोलते हैं, उपनगरीय पालिका भी बोलते हैं, सब एक ही नाम है। तो देखिए, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए बनाया जाता है जहां जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच होती है। यहां पर भी जो है अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अरे जो लोग छोटे कस्बों में रहते होंगे जहां नगर पालिका होगी, यूपी में चाहे बिहार में, वो लोग समझ रहे होंगे बात को, राजस्थान में भी, तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से जो है अध्यक्ष का चुनाव होता है और सरकार की ओर से जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसको सीईओ कहा जाता है। तो चीफ जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति होती है सरकार की तरफ से नगर पालिका में। इसी प्रकार से नगर पंचायत में भी सरकार की तरफ से नगर पंचायत अधिकारी होता है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष है, सदस्य है, मिलकर जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा जो पहलू है उसको हम लोग बोलते हैं नगर निगम। नगर निगम, तो नगर निगम का मतलब है कि बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए बनाया जाता है जहां जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच सामान्यतः होती है। यहां पर भी जो है वह वार्ड मेंबर का चुनाव होता है और कहीं न कहीं जो है कहीं कहीं राज्य सरकारों को छूट है कि कहीं प्रत्यक्ष भी चुनाव होता है और कहीं जो वार्ड मेंबर है वही लोग मिलकर जो है वह पार्षद का चुनाव कर देते हैं, इस तरह से। और यहाँ नगर कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होता है। उसी पार्षद मतलब जो मेयर होता है उसी को महापौर भी बोलते हैं। और यही जो कंसेप्ट है वो देखा जाए तो महानगर क्षेत्र में भी दिखाई देता है। महानगर क्षेत्र का मतलब कि राज्यपाल जो है शासकीय सूचना के द्वारा किसी क्षेत्र को महानगर घोषित कर सकता है। कभी पूछे कि महानगर घोषित करने का अधिकार किसको है, तो राज्यपाल को है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है, यहाँ पर भी पार्षद का चुनाव होता है, वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। और यही लोग जो पार्षद हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, एक ही बात है, तो पार्षद और वार्ड मेंबर आपस में मिलकर जो है वो मेयर का चुनाव करते हैं। उसी को हिंदी में महापौर बोलते हैं। जैसे दिल्ली में तो महापौर का चुनाव सामान्यतः प्रत्यक्ष नहीं होता है, राज्य चाहे तो कर सकता है लेकिन सामान्यतः प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर, तो जो औद्योगिक नगर है तो ऐसा क्षेत्र जहां पर औद्योगिक इकाई गठित है, जहां नगर पालिका गठित करना आवश्यक नहीं है। मतलब जहां पर औद्योगिक इकाई है वहां पर नगर पालिका का गठन करना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि कंपनियां ही जो है समिति का गठन करती हैं। अधिकांश धन कंपनियां ही मुहैया कराती हैं और सरकार भी कुछ उसमें अनुदान देती है, जैसे जमशेदपुर, टाटा या भिलाई, इस तरह के शहरों में दिखाई देता है। और यही जो संस्था है जिसमें कंपनी जो समिति बनाती है, उसी के माध्यम से जो है जनता का कल्याण होता है। यहाँ पर जो है चुनाव कराया भी जा सकता है, नहीं भी होता है, उसी सामान्यतः चुनाव की व्यवस्था है दोनों जगह, हर जगह ही। और इसमें आप जानते हैं कि जो औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है तो यहाँ पर मैं बताया कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ गठित होती हैं, नगर पालिका का गठन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि कंपनी ही समिति का गठन करती है, कंपनी ही अधिकांश धन मुहैया कराती है और इस तरह से सरकार भी कुछ उसमें अनुदान देता है, जैसे भिलाई और जमशेदपुर, टाटा। इसी प्रकार से जो है छावनी परिषद, छावनी परिषद जानते हैं कि भारत में लगभग जो है 56, अब देख लीजिएगा, लेकिन लगभग 56 छावनी परिषदें इस समय कार्य कर रही हैं। तो आप जानते हैं कि 1924 में जो है छावनी एक्ट का प्रावधान किया गया और छावनी एक्ट प्रावधान के तहत इसका गठन किया गया। लेकिन 1924 अंग्रेजी काल में ही 2006 में सरकार ने छावनी प्रशासन से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया और लगभग जो है मैं बताया कि 56 मतलब कि ये मान के चलिए कि 60 के आसपास छावनी परिषद जो कार्य कर रही है, इनके प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो 3 वर्ष के लिए अब वर्तमान में किया जाता है। इसमें मनोनीत सदस्यों को भी रखा जाता है और केंद्र सरकार, भाई छावनी परिषद तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है ना, तो केंद्र सरकार की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है, जो सामान्यतः आईएएस अधिकारी होता है।
और छावनी परिषदें जो है रक्षा मंत्री के नियंत्रण में कार्य करती हैं। छावनी जो परिषदें हैं वो रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में या रक्षा मंत्री के नियंत्रण में कार्य करती हैं। यहाँ मनोनीत सदस्यों की जो नियुक्ति है वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। मनोनीत सदस्य का मतलब होता है उस क्षेत्र में जो लोग जो है प्रेस से जुड़े हुए हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, ऐसे लोगों को जो है मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये तो मैं बताया कि जनता की सेवा करने वाली संस्था है। अब यहाँ एक चीज और हम लोग को ध्यान रखना है, जो नगरीय विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ये तो जनता की सेवा करने वाली संस्था हमने बताया। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है नगरीय विकास के लिए संस्थाएं। तो नगरीय विकास के लिए जो संस्थाएं हैं उसमें दो तरह की संस्थाएं हैं। अब इसमें जो है एक तो संस्था है जिला आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति, और दूसरी संस्था है महानगर आयोजना समिति। अब समझिए थोड़ा सा, जो जिला आयोजना समिति है वो भी जो है अनुच्छेद 243 ZD में इसका उल्लेख है, तो ये संवैधानिक संस्था है। और दूसरी तरफ जो है इसका उल्लेख 243 ZE में इसका उल्लेख किया गया है, तो यह भी संवैधानिक संस्था है। अब जैसे समझिए, तो ये जो जिला आयोजना समिति है इसको यदि एक सदस्य संख्या मान लिया जाए तो 4/5 धन 1/5, तो 4/5 सदस्य जो है वह निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। और ये ध्यान रखना कि 1/5 सदस्य जो है वह मनोनीत होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेस के लोग हैं, अधिकारी हैं, समाज सुधारक हैं, इन लोगों को मनोनीत किया जाता है। और जो 4/5 सदस्य हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो देखा जाए तो भाई कोई भी जिला होगा तो उसमें कुछ नगरीय भी पहलू होगा, कुछ शहरी भी पहलू होगा। तो यहां पर जो है मान लीजिए जो शहरी पहलू है और जो ग्रामीण पहलू है, तो देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर जो है यहाँ पर सीटों का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए शहरी जनसंख्या 40% है तो 40% शहरी क्षेत्र से आएंगे, 60% ग्रामीण जनसंख्या है तो 60% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे। अब जैसे समझिए यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी जनसंख्या होगी तो जितनी जनसंख्या शहर की होगी, जितनी जनसंख्या ग्रामीण की होगी, उसके हिसाब से जो है सीटों का आवंटन होता है। प्रत्येक राज्य में जो है जिले स्तर पर इस संस्था का गठन किया जाता है। हमने बताया कि 4/5 सदस्य जो है निर्वाचित और 1/5 सदस्य मनोनीत होते हैं। निर्वाचित सदस्यों में जो स्थानों का आवंटन है वो जिले की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में होता है। और राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है कि समिति का कार्य क्या क्या होगा, किस तरह से समिति के अध्यक्ष का चुनाव होगा। और इस समिति का मुख्य कार्य जो है क्या होता है, जिले की विकास योजना को तैयार करना और जिले में समन्वय स्थापित करना। ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा बेयर एड खोलकर 243 ZE भी पढ़ लीजिएगा, वैसे नोट्स में लिखा हूं उसमें भी पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर आइए 243 ZE, तो यहां पर एक सदस्य संख्या मान लेंगे तो 2/3 धन 1/3, 1/3 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं, 2/3 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचित होते हैं तो अभी बताया हूं कि शहरी, अरे भाई कोई महानगर है तो उसमें भी तो गांव क्षेत्र हो सकता है, तो शहरी और ग्रामीण जो जनसंख्या होगी उसके अनुपात में सीटों को जो है बांट दिया जाता है। तो मैं बताया कि यह महानगर क्षेत्र में पाया जाता है, जो महानगर आयोजना समिति है महानगर क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पर जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है। और इसमें 2/3 सदस्य जो है नगर पालिका और नगर निगम से, पंचायत के अध्यक्षों से 2/3 सदस्य निर्वाचित होंगे, जो शहरी संस्था है, जो ग्रामीण संस्था है। और फिर इसमें जो है आप जानते हैं कि जिसमें बताया कि 1/3 सदस्य जो मनोनीत होते हैं। अब प्रत्येक महानगर क्षेत्र में जो है इसको बनाया जाता है और यहाँ प्रत्येक महानगर क्षेत्र में इसको तैयार किया जाता है। और महानगर में समन्वय का कार्य, विकास का कार्य देखती है। और यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि जो जैसे मान लीजिए कैसे संगठन बनेगा, कैसे अध्यक्ष का चुनाव होगा, सदस्य का चुनाव होगा, इसके लिए कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। नहीं बोला हूं कि राज्य सूची का विषय है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक चीज और बोल दें। एक तो ये हो गया
कभी कभी प्रश्न आता है, जैसे 73वां संविधान संशोधन है। अब 73वां जो संशोधन है, तो जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भाई अनिवार्य प्रावधान, जैसे कौन कौन से अनिवार्य प्रावधान हैं और कौन कौन से जो है स्वैच्छिक प्रावधान है, कौन कौन से अनिवार्य प्रावधान है, कौन कौन से स्वैच्छिक प्रावधान है। अनिवार्य प्रावधान का मतलब कि सभी राज्यों को अवश्य लागू करना पड़ेगा, तो सभी राज्यों को अवश्य लागू करना पड़ेगा, तो ग्राम सभा का गठन हुआ, या मान लीजिए जो है जो पंचायत का जो गठन हुआ, या न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण है। जैसे मैं बताया कि जनसंख्या के आधार पर जो है, जनसंख्या के आधार पर जो है SC/ST का आरक्षण है। जिससे राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है, राज्य वित्त आयोग का गठन है, या इसी प्रकार से मान लीजिए उपचुनाव की व्यवस्था उस दिन समझाया था, यदि विघटन हो जाता है तो 6 महीने के भीतर उपचुनाव की व्यवस्था होगा। तो ये सब जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये अनिवार्य प्रावधान है। और मान लीजिए कुछ प्रावधान स्वैच्छिक भी होते हैं। स्वैच्छिक का मतलब कि राज्य अपनी जो है सुविधा के अनुसार इसको लागू करता है। जिसमें बताया कि संसद और विधान मंडल के जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल करने का प्रावधान है, या मान लीजिए OBC का आरक्षण है, या पंचायतों को विषयों का हस्तांतरण है। जिसको जितना मर्जी है विषय पंचायत को हस्तांतरण करेगा, नहीं करेगा। यूपी बिहार ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, राजस्थान ने 5 विषय का हस्तांतरण किया। या इसी प्रकार देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो है सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने का दायित्व, ये भी जो है स्वैच्छिक प्रावधान के रूप में है। पंचायतों को कर लगाने का, शुल्क अदा करने का जो अधिकार है वो भी स्वैच्छिक अधिकार के रूप में है। जैसे ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय की स्थापना भी स्वैच्छिक अधिकार के रूप में है। ऐसे भी कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन कौन सा प्रावधान अनिवार्य है और कौन कौन सा प्रावधान जो है स्वैच्छिक है। तो आज यही क्लास रोकते हैं, फिर अगली कक्षा में जो है अगले क्लास में जो बचा होगा उसको पूरा किया जाएगा। और एकदम लगिए, अब बिहार का एग्जाम भी जो है वो देखा जाए, BPSC का एग्जाम भी सितंबर के लास्ट में है, और अभी जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में राजस्थान का भी एग्जाम है। एकदम सिलेबस जो है पंचायती व्यवस्था और उसके बाद संवैधानिक विकास भी पढ़ा देता हूं, और इतना ही BPSC में और राजस्थान में आता है। उसके बाद तो IAS का सिलेबस है। फिर कुछ दिन रेस्ट करके जो है जब तक आप लोग पूरा करेंगे फिर हम लोग आगे लगेंगे। और पेपर के लिए बोला था सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें मैं वीडियो देखता हूं, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, लोगों तक फैलाइए, कुछ आप लोग भी अपना गुरु दक्षिणा दीजिए। धन्यवाद।